सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह साकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के विषय हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं तक एक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम इसी परंपरा के अंतर्गत जो छायावादी काव्य धारा है, उस छायावादी काव्य धारा का वास्तविक जो प्रारंभिक शुरुआत हुए वह कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है छायावाद का, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और उसके विषय में हमारे साहित्य के अनेक आचार्यों ने भिन्न भिन्न स्वरूपों से उसका एक व्याख्यात्मक अध्ययन किया, जिसका हम आज विशद चित्रण करेंगे। तो आज हम छायावाद के अर्थ, स्वरूप और उसकी प्रकृति के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि जैसे ही द्विवेदी युगीन काव्य धारा के पश्चात जो हमारे सामने एक नया जो युग उभर करके आया, वह एक छायावादी युग था। इस युग का प्रादुर्भाव, क्योंकि प्रत्येक जो युग चलता है वह देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपना स्वरूप भी बदलता रहता है, तो वैसे ही छायावादी काव्य परंपरा का जो जन्म हुआ वह एक हमारे सामने हमारी जो राजनीतिक घटनाक्रम था देश का, वह राजनीतिक घटनाक्रम ही हमारे सामने इस काल को पूर्ण रूप से उभारने में सहायक रहा। कहा जाता है कि दो महायुद्धों के बीच की स्वच्छंदतावाद की कविता को सामान्यतः छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। यानी कि हमारे सामने दो युद्ध दिखाई देते हैं। पहला युद्ध जो हुआ वह 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके पश्चात हमारे सामने हम देखते हैं कि एक नया, यानी कि 1918 में तो प्रथम विश्व युद्ध और 1939 के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इन दोनों महायुद्धों के बीच में जो विभिन्न प्रकार की विचारधारा रही, वही विचारधारा एक प्रकार से इस छायावादी युग को जन्म देने में सहायक रही। ऐसा माना जाता है कि यह छायावादी कविता की धारा सन 18 से पूर्व ही प्रवाहित होने लगी थी और सन 39 के बाद भी, बल्कि आज भी प्रवाहित हो रही हैं। आज भी हम देखते हैं तो वही छायावादी विचारधारा का एक जो मोटा स्वरूप है वह हमारे सामने उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। छायावादी साहित्य के कला और भाव क्षेत्र में एक महान आंदोलन है, जिसकी सर्वप्रमुख भावना आधुनिक औद्योगिकता से प्रेरित व्यक्तिवाद है। हिंदी साहित्य की प्रस्तुत काव्यधारा अपने आप में मौलिक और स्वतंत्र है। कुछ आलोचकों ने छायावाद को पाश्चात्य साहित्य की रोमांटिक धारा तथा बंगला साहित्य का अनुकरण मात्र कहा है, किंतु यह नितांत असमीचीन है। इस काव्यधारा का अपना जीवन दर्शन है और यह यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की अनुरूपता में प्रस्फुटित हुई है। यह केवल एक अन्य भाव प्रतिक्रिया ही नहीं, बल्कि जीवन और जगत के प्रति एक निश्चित और मूलभूत दृष्टिकोण भी है। इसलिए हिंदी छायावादी कविता को पाश्चात्य या बंगला काव्य की अनुकृति या अनुवर्तनी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इनसे प्रभावित यह अवश्य है। कहा जाता है कि इसके विषय में एक भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, उसकी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं और भिन्न भिन्न उसके अर्थ और स्वरूप के विषय में कहा जाता है। कई लोगों ने कहा है छायावाद जो है वह स्थूल से सूक्ष्म के प्रति एक विद्रोह की भावना थी। स्थूल का सूक्ष्म का अभिप्राय मतलब यानी कि बहुत ही छोटा, और स्थूल का अभिप्राय यानी कि बहुत ही बड़ा और एक विस्तृत स्वरूप। तो हम देखते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है, यानी कि जहाँ कहीं बहुत ही बड़ी वस्तु होती है और वह बड़ी वस्तु से लेकर के एक सूक्ष्म यानी छोटी वस्तु की ओर प्रतीत होती है, वही छायावादी विचारधारा कहलाती हैं। हम देखते हैं कि जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत प्रकृति जैसे स्थूल विषय को चुना और स्थूल विषय को चुनने के पश्चात वह धीरे धीरे एक व्यक्तिवाद पर आकर के सिमट गया और वह व्यक्तिवादी विचारधारा को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में सहायक रहे। तो इसी व्यक्तिवादी विचारधारा को उन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत एक पूर्ण रूप से उभारने का आधार प्रकट किया है
और यही व्यक्तिवादी विचारधारा हम देखते हैं कि वर्तमान युग तक प्रवाहित होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इसके नामकरण के विषय में भी यही बातें हमारे सामने उभर करके आती हैं। तो अनेक विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न धारणाएं प्रकट की हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ महान विचारकों के विषय में यदि हम दृष्टिपात करें तो इसके नामकरण के विषय में जैसे मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम व्यंग्यात्मक रूप में शब्द का स्वच्छंदतावादी नवीन व्यक्तिमय रचनाओं के लिए प्रयोग किया, जो कि बाद में इस कविता के लिए रूढ़ हो गया और स्वयं स्वच्छंदतावादी कवियों ने अपना लिया। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद छायावाद के संबंध में लिखते हैं कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति व अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती हैं। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती हैं। महादेवी वर्मा ने भी इसी के नामकरण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सृष्टि के बाह्य कार्य पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद से में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था। मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छायावाद के नामकरण यानी कि उसका नाम किस रूप में पड़ा, उसके विषय में अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। यदि हम इसी छायावाद कि यह छायावाद क्या है और इसका स्वरूप कैसा है, अगर हम उसके विषय में यदि देखें तो इस विषय में हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इतना अधिक लिखा है कि कदाचित एक साधारण पाठक विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को पढ़कर असमंजस में पड़ जाता, यानी उसको समझ में नहीं आता कि विद्वान क्या कहना चाहते हैं। छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले आलोचकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो छायावाद के आलोचक और दूसरे छायावाद के कवि, जिन्होंने इस संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम यदि आलोचकों और कवियों को दो अलग अलग भागों में यदि विभाजित करें तो हम आलोचकों के आधार पर यदि देखें तो हमारे सामने जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक उभर करके आते हैं, जिन्होंने छायावाद को एक विस्तृत स्वरूप देते हुए उसको दो अर्थों में ग्रहण किया। और उन्होंने छायावाद के विषय में कहा है, एक तो आध्यात्मिकता प्रधान प्रतीकवादी हिंदी की कविताएं और दूसरा एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति शैली हमें छायावाद की काव्यधारा के अंतर्गत दिखाई पड़ती हैं। उनके शब्दों में उन्होंने ये कहा है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ रहस्यवाद यानी कि जो आत्मा और परब्रह्म परमात्मा की बात करता है, रहस्य के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उन अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन कर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में, यानी कि शुक्ल जी का ये मानना है कि छायावाद की जो विचारधारा है वह दो अर्थों के अंतर्गत उसके स्वरूप को समझना चाहिए। एक तो उन्होंने बताया है कि रहस्यवाद के रूप में समझाया है और दूसरा उन्होंने काव्य शैली एवं पद्धति के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम स्वरूप अर्थ और स्वरूप की प्रकृति के विषय में यदि देखें तो हमारे सामने अन्य दूसरे कवियों के रूप में उभर करके आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी शुक्ल जी के समान ही छायावाद को रहस्यवाद से अभिन्न माना है। उन्होंने भी माना था कि यह जो छायावाद है वह रहस्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है और इसका जुड़ाव है। इनके शब्दों में यह कहा जाता है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती हैं, यानी वह परब्रह्म परमात्मा है, उसकी जो छाया है, उसकी जो परछाई है वह मनुष्य के शरीर की आत्मा पर लगती हैं और आत्मा की छाया परमात्मा में और आत्मा की जो परछाई है वह भी परमात्मा में। यही छायावाद है। श्री शांति द्विवेदी ने भी छायावाद के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए कहा है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। इस प्रकार इन्होंने छायावाद को रहस्यवाद से कुछ मिलता जुलता बताया है, यानी कि ज़्यादातर यदि शुक्ल जी की बात करें या रामकुमार वर्मा की बात करें या फिर हम शांति प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो छायावाद को जो छायावाद का प्रारंभिक जो स्वरूप था रहस्यवाद, उस रहस्यवाद से कुछ मिलता जुलता वो पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो कवि थे उन कवियों ने इस विचारधारा को अलग रूप में स्वीकारा। उससे पहले हम कुछ
अच्छे अच्छे जो आलोचक थे उन आलोचकों की कुछ बातों पर विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, यद्यपि उनमें नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिन्ह स्पष्ट हैं। तथापि यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, कवियों की भीतरी व्याकुलता से ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। यानी कि कहा जाता है कि एक जो छायावाद है वह वास्तव में एक संस्कृति परंपरा को पूर्ण रूप से एक नए रूप में उद्घाटित करने वाला साहित्य था, और उसके साथ साथ एक नवीन भाषा और नवीन शैली को उन्होंने अपने काव्य का पूर्ण रूप से विषय बनाया। इसी प्रकार से हमारे सामने श्री रामकृष्ण शुक्ल ने भी छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि छायावाद और रहस्यवाद को प्राय एक ही मान लिया है। छायावादी प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, रहस्यवाद समस्त सृष्टि में ईश्वर का। यानी हम देखें तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण शुक्ल ने भी छायावाद को रहस्यवाद से ही जोड़ते हुए उन्होंने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया और कहा है कि छायावादी प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। यानी कि छायावाद के अंतर्गत मानव जीवन के वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाई देता है। रहस्यवाद समस्त सृष्टि में ईश्वर का है, ईश्वर अव्यक्त है और मनुष्य व्यक्त है। ईश्वर अव्यक्त है जिसे के बारे में कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य वास्तव में जिसके विषय में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए छाया मनुष्य की व्यक्ति की ही देखी जा सकती है, अव्यक्त की नहीं। इसीलिए जो परछाई है वह वास्तविक रूप से व्यक्ति की ही दिखाई देती है, वह किसी अव्यक्त व्यक्ति की नहीं। अव्यक्त रहस्य ही रहता है। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण शुक्ल ने पूर्ण रूप से यह उद्घाटित किया है कि जो व्यक्तिवादी विचारधारा है उस व्यक्तिवादी भावना को ही रहस्यवादी कवियों ने पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार हम यदि यहाँ पर आलोचकों के विषय में देखा तो अब हम कवियों के विषय में देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के विषय में मतलब यदि हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद एक इस काव्यधारा के एक आधार स्तंभ कवि के रूप में रहे हैं। कहा जाता है कि इस छायावादी काव्यधारा के प्रमुख 4 स्तंभ माने गए हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो हम यदि सबसे पहले हम यदि जयशंकर प्रसाद के विषय में बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद के विषय में यह कहा है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति भंगिमा पर अधिक निर्भर करती हैं। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति प्रदान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। यानी कि उनका ये मानना है कि छाया जो है वह भारतीय दृष्टि से अनुभूति यानी कि भारत की जैसी सोच है और उस सोच के अनुरूप उसकी अनुभूति को अभिव्यक्त करने का एक आधार मात्रा है, और जिसके अंतर्गत ध्वन्यात्मकता यानी एक ध्वनि का समूह प्रकट होता है, उसके लक्षणों का पता लगता है, उसके सौंदर्य का पता लगता है, उसकी प्रकृति के विषय में हमें देखने को मिलता है। और यही हमारे छायावाद की वास्तविक विशेषता है। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर्स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति को छाया कांतिमय होती हैं। यानी कि कहा जाता है कि जहाँ हमारे अंतर्मन की जो विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हैं वो उस अव्यक्त व्यक्ति उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति जो समर्पण भाव है वही छायावाद का स्वरूप है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा का कहना है छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध के प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल में बिंब प्रधान के रूप में चला आ रहा था, और जिसके कारण मनुष्य की प्रकृति अपने दुख में उदात और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। छायावाद की प्रकृति घट, कोप आदि से भरे जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई। अतः अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के जल कण और पृथ्वी के ओश बिंदुओं का एक ही कारण है, एक ही मूल्य है। इसी प्रकार पंत जी ने कहा है कि जो छायावाद है वह पूर्ण रूप से उन्होंने छायावाद को अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित माना है, और उनका मानना है कि इसी रोमांटिसिज्म से प्रभावित होकर के ही यह एक नई विचारधारा हमारे साहित्य के क्षेत्र में नवीन रूप से देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से छायावाद के अर्थ, स्वरूप और प्रकृति पर एक विशिष्ट रूप से चर्चा की है। अब हम इसी छायावादी विचारधारा को अगले वीडियो के अंतर्गत
तो वह कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी क्या परिस्थितियां रही, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। फिर हम उनकी विशेषताओं के विषय में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।